गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी इकोनॉमी की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम अपने चौथे भाग में आ चुके हैं और हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भाग में अगर आपने चैनल को देखा होगा तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट किया हुआ इकोनॉमी में, उसी के साथ साथ हमने प्लानिंग का हिस्सा डिस्कस किया हुआ यानी नियोजन का पार्ट, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक माना जाता है इकोनॉमी में मनी बैंकिंग यानी मुद्रा और बैंकिंग का पार्ट, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस अपने फोर्थ क्लास में। तो अगर हम लास्ट क्लास को देखें, थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करते हैं, तो मुद्रा बैंकिंग का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वहां पर हम डिस्कस कर रहे थे आरबीआई के फंक्शन, आरबीआई के कार्य क्या हैं। तो आरबीआई के हम 4 कार्यों के बारे में देख चुके थे, तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने यानी जो 5वां काम है उस पर। लेकिन उसके पहले आप 4 जो काम आरबीआई के प्रमुख हैं उनको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या था? सबसे प्रमुख जो सामान्य रूप से हमें दिखाई पड़ता है कि मुद्रा को बाजार में वो जारी करता है, और एक करेंसी नोट है कौन सा? 1 रुपए का, उसको छोड़ दीजिए तो जितनी मुद्राएं हैं उनको जारी करने की जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास। उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 1 रुपए के करेंसी नोट पर सिग्नेचर किसके होते हैं। और जहां तक हम बात करें सिक्कों की, तो सिक्कों को रिलीज करने की या बाजार में जारी तो आरबीआई करता है, लेकिन रिलीज करने के लिए आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप भारत सरकार या वित्त मंत्रालय को एक तरह से आंसर करेंगे। तो ध्यान रखें कि सिक्के हो या नोट, अंतिम रूप में जारी आरबीआई हमेशा करता है, लेकिन जब सिक्कों की बात करते हैं तो ये भारत सरकार की नियंत्रित जो टकसालें हैं यानी जिनको हम मिंट कहते हैं, वहां से एक तरह से आगे निकल कर जाते हैं। तो माना जाता है कि सिक्कों को जारी करने के लिए संस्था उत्तरदायी है भारत सरकार और उसका वित्त मंत्रालय। तो ये हमने बात करी थी मुद्रा जारी करने के लिए। एक दूसरा अगर हम देखें कार्य, तो दूसरा ये था कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्य सरकारें, उनके लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है आरबीआई। यानी अगर मान लीजिए कोई बैंकिंग की समस्या है या बाजार से कोई लोन लेना है, जैसे वर्तमान में आप देखें कोविड-19 के समय स्थिति यह है कि सरकार की आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लोग गरीब हैं या जो प्रवासी मजदूरों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में वापस पहुंचे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आय के साधन सरकार को बनाने हैं। और आमदनी की बात करें तो कर वसूली उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। तो इस कारण से सरकार को खर्च ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर सरकार को कभी कभी बाजार से पैसा भी उधार लेना पड़ सकता है या आरबीआई से लेना होता है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनके लिए बैंकर कौन है? आरबीआई। तीसरे पार्ट पर देखें तो तीसरा फंक्शन यह है कि बैंक यानी जिन्हें हम व्यापारिक बैंक कहते हैं, जैसे हम और आप किसी भी बैंक में जब जाते हैं, एसबीआई है, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, तो ये बैंक जब हमको पैसा उधार देते हैं या ऋण देते हैं तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो बैंकों के लिए बैंकर कौन है? आरबीआई। तो इसीलिए हम आरबीआई को क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों का भी बैंक। तो ये एक फंक्शन हुआ। और एक चौथा फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई भारत में मुद्रा, खासतौर पे हम विदेशी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा बाजार को तो नियंत्रित तो करता ही है, विदेशी मुद्रा जो हमारे यहाँ उसके बाजार को भी नियंत्रित करता है आरबीआई। और यहाँ पर हमने एक कानून की बात करी थी, वर्तमान में कौन सा कानून है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका वर्ष आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि फेमा का जारी करने का वर्ष कौन सा था, और फेमा किसकी जगह पर आया था? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो पहले मुद्रा को नियंत्रित करना या निगमित करना था, और अब क्या है? उसको प्रबंधित करना है। अंतर क्या था कि फेरा में एक तरह से अगर विदेशी मुद्रा के लेन देन में आप किसी भी तरह से अवैध रूप में पकड़े जाते हैं तो माना जाता है कि आपके ऊपर आपराधिक क्रिमिनल ऑफेंस का केस चलता था। लेकिन वर्तमान में अगर आप विदेशी मुद्रा के हेरफेर में पकड़े जाते हैं तो आप पर सिविल ऑफेंस का एक तरह से केस चलता है, इसमें आपराधिक मामला नहीं बनता है। तो ये एक बड़ा अंतर था। तो ये 4 प्रमुख हमने जो डिस्कस कर लिए थे आरबीआई के फंक्शन। 5वें पर आते हैं। 5वां काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और 5वें पार्ट पर जब हम डिस्कस करते हैं तो सिंपल सा इसका मतलब है, 5वें पार्ट पर अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख जो हिस्सा यहां पर आ जाता है कि एज ए कंट्रोलर के पार्ट पर यह कार्य करता है। कंट्रोलर के पार्ट पर जब हम देखते हैं तो कोशिश यह रहती है इसकी, आरबीआई जब क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए एक तरह से बात करता है तो इसका मतलब है कि बाजार में जो भी एक तरह से मुद्रा आपूर्ति हो रही है वो मुद्रा आपूर्ति एक तरीके से नियंत्रित है या नहीं है, यानी जितनी आवश्यकता है उतनी मुद्रा पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो ये हमें एक तरह से देखने की जरूरत रहती है। तो जब हम बात करते हैं कि मुद्रा बाजार में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो इसके लिए हमें प्रमुख रूप से देखना ये रहता है कि जो भी हमारे पास मुद्रा है आवश्यकता के अनुसार है या नहीं है।
जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए बाजार में ये सामान रखे हुए हैं और ये बाजार में मान लीजिए खरीदार हैं, तो अगर बाजार में जितने सामान हैं और उतने ही अगर खरीदार हैं तो अर्थव्यवस्था की स्थिति एक तरह से क्या है, नियंत्रित है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि बाजार में सामान की तुलना में पैसा मान लीजिए ज़्यादा हो जाए, यानी सामान तो कम है, यानी ये क्या है, वस्तु, और ये हम मान लेते हैं मुद्रा या मनी हम मान लेते हैं। तो अगर बाजार में वस्तु की तुलना में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा पैसा देकर सामान खरीदने की कोशिश करेंगे और ये क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का मतलब क्या, अलग से हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मुद्रा का विस्तारित हो जाना, ज़्यादा हो जाना। आप सामान्य शब्द में इसको अगर समझने की कोशिश करें तो बाजार में अगर मुद्रा ज़्यादा हो गया तो मूल्य एक तरह से क्या है, बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको आरबीआई को देखना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि बाजार में सामान तो बहुत ज़्यादा हो, जैसा वर्तमान में है, खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो दुकानदार क्या करेगा, दाम घटाएगा। तो अगर दाम घटेगा तो व्यापारियों को नुकसान है, हमें और आपको फायदा है। भाई हम और आप चाहते हैं कि चीज़ें हमें सस्ती से सस्ती मिलें, फ्री में मिल जाए तो और अच्छी बात है, तो हम तो यही चाहते हैं। लेकिन व्यापारी के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उसको घाटा होगा। तो अर्थव्यवस्था में व्यापारियों का लाभ भी देखना है और उपभोक्ता का। तो मुद्रा बाजार में पैसा जो जा रहा है उसको देखना है, उसको नियंत्रित करना है। ये जिम्मेदारी किसके पास है, आरबीआई के पास। और इसी मेन फंक्शन के आधार पर हम एक नीति डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी का प्रमुख एक तरह से उद्देश्य ये रहता है, जो अभी हमने एक 5वां फंक्शन देखा, कि बाजार में जितनी मुद्रा की आवश्यकता है उतनी ही मुद्रा पहुंचे, ना कम ना ज्यादा। अगर मुद्रा कम ज्यादा है तो हमने अंतर देखा, मुद्रा ज्यादा हो गई तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन आ सकती है, मूल्य वस्तुओं के बढ़ सकते हैं। मुद्रा अगर कम रह गई तो वस्तुओं के दाम घट सकते हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ सकती है। तो दोनों ही खतरनाक हैं। तो व्यवस्थित करके रखने की जिम्मेदारी किसके पास है, भारत में एक तरह से सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास। लेकिन आरबीआई के पास ये जिम्मेदारी थी तो भारत सरकार को ये लगता था कि आरबीआई अकेले काम करती है, सरकार की जो भी एक तरह से नीति है उसके अनुसार वो मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने घटाने का काम नहीं करती है। तो हमेशा से सरकार ये चाहती थी कि जो मौद्रिक नीति है उसमें भारत सरकार का भी एक दखल होना चाहिए। और इसके लिए अगर हम देखें तो 2014-15 से ही प्रयास चल रहे थे, जब रघुराम राजन आरबीआई में गवर्नर के पद पर हुआ करते थे। तो रघुराम राजन के समय में एक तरह से प्रयास चल रहे थे कि किसी भी तरह जो भारत सरकार है उसका रोल भी मुद्रा जो मौद्रिक नीति है उसमें बढ़ाया जाए, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना घटाना उसमें। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखें, जब बाजार में पैसा ज्यादा होता है और सामान कम होता है तो दाम बढ़ते हैं। अगर वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो ये नुकसान किसको करता है, ये सरकारों को नुकसान करता है। क्योंकि महंगाई कोई भी सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि आपको चुनाव में ही फेस करना है जनता को। और अगर अर्थव्यवस्था में सामान ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है और पैसा बाजार में नहीं है तो सरकार तो ये कहेगी ना, हमने बहुत सारे उद्योग लगाए, बहुत सारा उत्पादन हो रहा है, बाजार में खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल बैंक आरबीआई की। तो सरकारें हमेशा चाहती हैं कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति कम हो और वस्तुएं ज्यादा दिखाई पड़े। और आरबीआई क्या चाहती है, आरबीआई चाहती है मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करना। तो दोनों अलग अलग कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए दोनों के काम को कैसे एक किया जाए, तो इसीलिए सरकार की तरफ से जो आरबीआई का एक्ट है 1934 का, उसमें एक तरह का संशोधन किया गया। और इसमें एक सेक्शन है 45ZB। इस सेक्शन के माध्यम से किया यह गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का गठन किया गया, मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति या एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इस कमेटी को एक तरह से अधिकार दिया गया कि ये मौद्रिक जो नीति है उसके लिए प्रमुख संस्था के रूप में काम करेगा। सदस्य किसमें रहेंगे, कितने, 6 सदस्य इसमें रहते हैं। तो 6 सदस्यों की जो एमपीसी है ये भारत में अब मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। साल में कितनी बार आती है, ये हर 2-2 महीने के अंतर पर सामान्यतः साल में 6 बार इसको एक तरह से बनाया जाता है। और मौद्रिक जो नीति समिति है इसकी जो पहली बैठक है अगर हम देखें तो ये 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2016 को हुई। यानी आप कह सकते हैं कि 2016 में इसका गठन किया गया। तो 2016 के बाद से भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति करती है। आपके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, ऑप्शन दे दिया गया आरबीआई,
भारत सरकार, दोनों, या मौद्रिक नीति समिति? तो आंसर क्या होगा आपका? मौद्रिक नीति समिति। अब केवल आरबीआई नहीं है, तो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो हमारी मौद्रिक नीति है उसका एक तरह से निर्धारण अब किया जाता है। इसमें अगर हम सदस्य देखें तो इसका जो यानी ये पूरा जो कंपोजिशन है वो 6 सदस्यों का है, ये हमने देखा। 6 सदस्यों की जब हम बात करते हैं तो 3 सदस्य इसमें आरबीआई की तरफ से आते हैं। 3 आरबीआई के सदस्य में जो सबसे पहला होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है, यानी जो भी आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास, तो वो इसमें चेयरपर्सन के रूप में होंगे और इनको एक्स ऑफिसियो या पदेन सदस्य भी कहा जाता है। कारण क्या है कि पदेन सदस्य होने के कारण ये एक तरह से क्या स्थिति है कि जो भी आरबीआई का गवर्नर है वो यहां पर चेयरमैन होगा। तो अगर आरबीआई का गवर्नर यहां पर चेयरमैन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो भी गवर्नर होगा वो एमपीसी का अपने आप एक तरह से यहां पर क्या है, चेयरमैन के रूप में आ जाता है। तो इसको हम एक्स ऑफिसियो या पदेन कहते हैं। पद पे किसी होने के कारण आपको अगर कहीं और पद दिया जाता है तो इसको पदेन या एक्स ऑफिसियो मेंबर कहा जाता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा सदस्य यहां पर कौन होगा? आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। आरबीआई में किसी भी समय में कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो डिप्टी गवर्नर कितने होंगे? 4। तो 4 डिप्टी गवर्नर में से जो मौद्रिक नीति का स्पेशलिस्ट होता है या मौद्रिक नीति का एक विशेषज्ञ माना जाता है उसको यहां पर सदस्य रखा जाता है। तो गवर्नर के रूप में तो कौन हो गए? शक्तिकांत दास। और जहां तक डिप्टी गवर्नर की बात करें जो इस समय मौद्रिक नीति के एक विशेषज्ञ के रूप में शामिल हैं, तो ये हैं माइकल देवव्रत पात्रा। तो दूसरे सदस्य हो गए जो भी डिप्टी गवर्नर है जो मौद्रिक नीति का एक एक्सपर्ट माना गया है, मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपर्ट, उसको सदस्य रखा गया है। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा कोई भी एक अधिकारी आरबीआई का जिसे एक तरह से माना क्या जाता है, उसे एक तरह से माना जाता है कि वो आरबीआई के पार्ट पर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी एक कार्यकारी सदस्य के रूप में काम करता है और मौद्रिक नीति में एक विशेषज्ञ होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये एक तरह से जो हिस्सा है वो जनक राज इस समय काम कर रहे हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में एक तरह से शामिल हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में यहां पर जो जनक राज है वो वर्तमान में तीसरे सदस्य हैं। तो 3 आरबीआई के लोग कौन होंगे? एक तो गवर्नर होगा, उसके साथ साथ अब देखें तो डिप्टी गवर्नर जो मौद्रिक नीति का विशेषज्ञ होगा, और तीसरा आरबीआई का कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी एक तरह से जो निदेशक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का विशेषज्ञ है, उसको यहां पर रखा गया है। तो वर्तमान में शक्तिकांत दास गवर्नर, माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर और जनक राज इसमें तीसरे आरबीआई के सदस्य हैं। तो ये 3 आरबीआई के लोग हैं। जहां तक हम बात करें किसकी, हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के इसमें ध्यान रखें कितने सदस्य आते हैं? 3। और इन 3 सदस्यों को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी इनका 4 साल का सामान्य कार्यकाल होता है। चाहे तो पहले भी हट सकते हैं लेकिन सरकार 4 साल के इनको कार्यकाल देती है। जैसे वर्तमान में आप देखें तो जो 3 सदस्य हैं ये 2016 से नियुक्त हैं, अक्टूबर से, और अभी भी कार्य कर रहे हैं। अगर आप यहां पर देखें तो पहले हैं चेतन घाटे। चेतन घाटे ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के सदस्य रह चुके हैं। तो सांख्यिकी के बड़े विशेषज्ञ, स्टैटिस्टिक्स के बड़े विशेषज्ञ भारत के। दूसरा देखें प्रोफेसर पामी दुआ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां के प्रोफेसर हैं और इकोनॉमिक्स में बड़ा नाम मानी जाती है पामी दुआ। और तीसरा देखें डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम अहमदाबाद के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ढोलकिया ये भी एक प्रमुख आप कह सकते हैं अर्थशास्त्री हैं। तो 3 सदस्य वर्तमान में कौन कौन? चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत सरकार के अपॉइंटेड लोग हैं जो 4 साल के कार्यकाल के लिए 2016 से 20 के बीच में कार्य कर रहे हैं। यहां परिवर्तन होता रहता है, जैसे गवर्नर बदलेगा तो चेंज हो जाएगा, डिप्टी गवर्नर बदलेगा तो बदल जाएगा। अगर जो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव यहां पर है अगर वो मान लीजिए आपका रिटायर हो चुका है तो वो बदल जाएगा। ये 4 साल के लिए रहते हैं। अब ये जो 6 लोग हैं ये वोटिंग करते हैं बहुमत के आधार पर। तो अगर मान लीजिए कि इसमें से जो 6 हैं उसमें से 5 ने किसी एक मत पर कहा और एक विरोध में है तो 5-1 से जो भी निर्णय होगा पारित होगा। अगर 3-3 बराबर हो जाता है तो गवर्नर को यहां पर कास्टिंग वोट का अधिकार है, यानी गवर्नर जो बात बोलेगा वो फाइनली मान ली जाती है। तो ये एमपीसी में एक तरह से कार्य करने का तरीका है।
अब यहां पर आप देखें तो भारत सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति जो एमपीसी बनाएगा उसको एक विशेष लक्ष्य दे दिया गया। पहले क्या था कि मुद्रा बाजार में बढ़ या घट रही है सब कुछ नियंत्रित करती थी, तो भारत सरकार ने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक कह सकते हैं एक ढांचा दिया कि भाई इसके अंतर्गत आपको अपनी मौद्रिक नीति बनानी है। और इसमें उद्देश्य क्या रखा गया कि भारत में जो मुद्रास्फीति है उसको आप प्रमुख रूप से नियंत्रित करें। तो आपके लिए एक पॉइंट ध्यान रखें कि वर्तमान में अगर आप देखें तो वर्तमान स्थिति में जो भी आपका मौद्रिक नीति का हिस्सा है वो प्रमुख रूप से जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल करना चाहता है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार ने दे दिया है और इसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एक समझौता भारत सरकार ने किया और मौद्रिक नीति समिति को अधिकार दिया कि वो मुद्रास्फीति को प्रमुख रूप से लक्ष्य बनाकर अपनी नीतियां बढ़ाए और घटाएं, जो हम पॉलिसी दरों को अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एग्रीमेंट साइन कब किया गया? ये 2 फरवरी 2015 को साइन किया गया और इसके अनुसार प्रमुख रूप से ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या था इस फ्रेमवर्क का? इस समझौते का उद्देश्य यह था कि आरबीआई और जो भारत सरकार के 3 सदस्य उनको मिलाकर जो एमपीसी है उसके द्वारा प्रमुख रूप से मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाया जाएगा। और लक्ष्य क्या है? 4% प्लस माइनस, यानी 4% पर मुद्रास्फीति को एमपीसी नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। अगर इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो तो कितनी हो सकती है? 6, यानी 2% ज्यादा, और बहुत अगर कमी हो तो ये 2% कम, यानी कितनी आ जाए? 2%, यानी 4% मुद्रास्फीति आइडियल, आदर्श मानी गई है। इसमें 2% बढ़ोतरी हो जाए तब भी कोई अर्थव्यवस्था में बहुत समस्या नहीं मानी जाएगी, और 2% अगर नीचे घट भी जाए, यानी 2% से लेकर 6% के बीच में मुद्रास्फीति कहीं पर भी रहती है, तो यह माना जाएगा कि एमपीसी इसको नियंत्रित करके रख रहा है। मान लीजिए 6% के ऊपर चली जाए, 7, 8, 10 या 15, तो यह मुद्रास्फीति की अवस्था है। यहां आरबीआई और भारत सरकार के सदस्य जो एमपीसी में हैं उनको कहीं ना कहीं बैठक करके मुद्रा जो स्फीति हो रही है, बढ़ रही है अर्थव्यवस्था में, दाम बढ़ रहे हैं, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति क्या है? जहां पर एक तरह से मुद्रास्फीति बहुत कम बढ़ रही है, 2% पर ही, तो वहां भी देखने की जरूरत है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं मौद्रिक नीति के। तो लक्ष्य क्या दे दिया गया? मुद्रास्फीति का नियंत्रण, और उसमें भी आपको इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है। आदर्श रूप में कितना होना चाहिए? 4%, अधिकतम 6 और न्यूनतम कितना? 2%, यानी 4% में 2% बढ़ सकता है और 2% घट सकता है। इससे ज्यादा की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई है एमपीसी को। तो ये लक्ष्य है मैक्सिमम और ये मिनिमम। अब ये जो टारगेट दिया गया 2015 में, इसको दिया गया कब तक? 31 मार्च 2021 तक के लिए। तो एमपीसी को कहा गया है कि आप मुद्रास्फीति को 4%, यानी 2 ज्यादा और 2 कम, यानी 2 से 6% के बीच में नियंत्रित करिए। कब तक? 31 मार्च 2021 तक। तो एक तरह से आप कह सकते हैं 5 साल का लक्ष्य था 2015 से 21 के बीच में। और आगे चलकर देखें तो ये जो लक्ष्य है 21 के पार्ट 31 मार्च पर जब खत्म होगा तो सरकार इसमें कुछ नए लक्ष्य के रूप में देगी कि इन्फ्लेशन आपको कितना बनाकर रखना है। तो ये फिर से एक तरह से फ्रेमवर्क में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है वो बनाया जाएगा। तो मूल रूप से आपको ध्यान क्या रखना है कि वर्तमान में 2015 के बाद से 31 मार्च 2021 तक के लिए एमपीसी को लक्ष्य दिया गया है कि मुद्रास्फीति को वो 4% या अधिकतम 6 और न्यूनतम 2% के बीच में नियंत्रित रखें। तो ये इनके प्रमुख उद्देश्य हैं एमपीसी के। अब ये जो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति है, देखिए इन्फ्लेशन अलग से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, और मुद्रास्फीति बाजार में जो आप देखते हैं अलग अलग जगह इसकी न्यूज़ सुनते हैं कि मुद्रास्फीति 5% है, 6% है। तो 2 प्रकार से भारत में प्रमुख रूप से नापी जाती है। एक कहलाती है थोक, जिसे हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक मूल्य सूचकांक, WPI। इसमें कुछ विशेष वस्तुएं रखी गई हैं, उनके मूल्य के बढ़ने घटने के आधार पर मुद्रास्फीति बताई जाती है। तो ये ध्यान रखिए किस पर आधारित है? थोक मूल्य, यानी हम जो खरीदते हैं उस पर नहीं, जो थोक रूप में बाजार में सामान का मूल्य है उसके आधार पर मुद्रास्फीति देखी जाती है। तो इसको हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स। और एक दूसरा होता है जो हम और आप सामान खरीदते हैं, भाई हम और आप खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिटेल या खुदरा। तो एक दूसरी मुद्रास्फीति मापने का तरीका जिसे हम बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या है कि मुद्रास्फीति जब मापी जाती है तो कुछ विशेष वस्तुएं और सेवाएं देखी जाती हैं जिनका हम और आप उपयोग करते हैं।
तो हमारा उपयोग करने में खर्च करते होंगे। तो एक तरह से उपभोक्ता के द्वारा कोई भी सामान या सेवा लेने में जो खर्च किया जा रहा है उसके आधार पर यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मापा जाता है। तो यहां क्या देखा जाता है कि रिटेल यानी हम जो सामान खरीद रहे हैं वो क्या है, खुदरा सामान है। तो खुदरा एक तरह से मुद्रास्फीति क्या है, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो होती है वो प्रमुख रूप से यानी खुदरा जो हम सामान खरीद रहे हैं, उपभोक्ता खरीद रहा है, उसके आधार पर सामान बढ़ रहा है मूल्य में या घट रहा है, वो देखा जाता है किसमें, सीपीआई में। तो आप अंतर ध्यान रखें, थोक जो सामान यानी होलसेल में वो डब्ल्यूपीआई में देखा जाता है, तो हम पर सीधे उसका प्रभाव नहीं दिखता है। लेकिन जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो हम पर सीधा प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारे खर्च करने के आधार पर यह बढ़ता घटता है। इसीलिए आप ध्यान रखें, जो भी सैलरी पाते हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र में काम करते हो, उनको सालाना सैलरी में एक डीए दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस, जिसको आप क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता। तो ये जो डीए है आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, किस पर आधारित होता है, सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। क्योंकि हम जो खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए इस साल हमें घरेलू अपने पूरे खर्च करने के लिए 100 रुपए खर्च करना पड़ा, अगले साल मान लीजिए 110 रुपए, तो महंगाई कितनी हमारे लिए बढ़ गई, 10%। तो हमें कंज्यूमर के हिसाब से देखना है महंगाई कितनी बढ़ी है, तो यही 10% का हिस्सा हमें महंगाई भत्ते में दिया जाता है, जिसको आप डियरनेस अलाउंस या डीए भी कहते हैं। तो ये हिस्सा किससे आता है, ये सीपीआई के आधार पर, न कि डब्ल्यूपीआई के आधार पर। तो एमपीसी के द्वारा जब मुद्रास्फीति का लक्ष्य बनाया जाता है, आपके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति में मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो निर्धारित किया जाता है किसके आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दोनों या कोई नहीं, यानी डब्ल्यूपीआई पर, सीपीआई पर, बोथ या नन ऑफ दीज। तो क्या होगा, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अच्छे से आप ध्यान रखें, यानी सीपीआई से जो मुद्रास्फीति निकलती है उस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है एमपीसी, जिसमें अधिकतम कितना जाएगा, 6%, न्यूनतम 2%, और एवरेज कितना रहना चाहिए कि 4% पर है, तो वह आदर्श आइडियल कंडीशन है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं जो फ्रेमवर्क बनाया गया उसमें एक तरह से सीपीआई के आधार पर ये जो इन्फ्लेशन है इसको लक्ष्य बनाया जाता है। तो आपको यहां से ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, इन्फ्लेशन टारगेट करना है किसके आधार पर, मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो आंकड़े आते हैं उनमें एक तरह से 6% अधिकतम और 2% न्यूनतम या 4% पर लक्ष्य रखना है। ये प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कब से है, फरवरी 2015 से 31 मार्च 2021 तक के लिए ये लक्ष्य दिया गया है एमपीसी को। अब अगर इसे करना है तो इसके लिए कुछ दरें होंगी। जब आप मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख पॉलिसी दर की बात आती है कि कौन कौन सी दरें हैं जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति को एक तरह से संचालित किया जाता है। तो उन दरों को हम डिस्कस करेंगे। आप उन दरों को डिस्कस यहां पर हम करने के पार्ट पर जो अलग अलग हमारी रेट है उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये रहता है कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है तो पॉलिसी दरों को बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, दोनों या कोई नहीं, या अगर अर्थव्यवस्था में रेपो दर बढ़ाई गई है तो स्थिति है, दे दिया गया मुद्रास्फीति की स्थिति है, या अपस्फीति है, या मंदी की स्थिति है, या कुछ नहीं। तो आपसे दोनों तरह से एग्जाम में पूछा गया है कि अगर दरों को बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है तो अर्थव्यवस्था में स्थिति क्या है, या अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या मंदी कही जा रही है तो दरों को आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ये हमें मेन हिस्सा यहां से एक तरह से डिस्कस करना है। तो पहले हम पॉलिसी दरों को देख लेते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि कभी कभी ये सीधे परिभाषा के रूप में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है। जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो और सीआरआर और एसएलआर दे दिया गया और पूछ लिया गया इसमें से कौन सी दीर्घकालीन ऋण देने की दर है। तो दीर्घकालीन कौन सी है, लॉन्ग टर्म की बैंक दर है, और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें लघुकालीन तो कौन सी है, रेपो। तो एक तरह से आपको यह अंतर भी देखना है। तो हम पहली परिभाषा पर आते हैं, बैंक दर। देखिए बैंक रेट का मतलब होता है कि वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करती है, 1 वर्ष या उससे लंबे समय के लिए। अब बैंक दर ध्यान रखें कि बैंक दर वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक उधार पाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक व्यापारिक बैंक है, हम मान लेते हैं ये बी है और ये आरबीआई है। अगर मान लीजिए आरबीआई के द्वारा इसको 6% पर मान लीजिए उधार दिया गया, तो ये जो बैंक है, बैंक का मेन काम क्या है, हम और आप जो कस्टमर है उनको उधार देना। तो आप खुद सोचिए, अगर आप बैंक के रूप में मान लीजिए आपका अपना बैंक है, आप कहीं से 6% पर उधार पा रहे हैं, तो आगे आप उपभोक्ता को 6 से ज्यादा पर देंगे या कम पर,
आप ज़्यादा पर देंगे तभी आपको फायदा होगा, कम पर देंगे तो आप घाटे में हो जाएंगे। तो 6% पर आरबीआई से मिल रहा है, हमने कितने पर डाल दिया, मान लीजिए 7% पर, तो वापस हमें 100 के बदले कितना आएगा, 106। देखिए वापस यहां पर 7 है तो कितना आएगा, 107। अब 107 में से हमने आरबीआई को कितना वापस कर दिया, 106। 1 रुपए क्या हो गया, बैंक की आमदनी। तो अगर 6% से मान लीजिए 8% आरबीआई बाजार में कर देता है, तो अगर 8% बाजार में है तो व्यापारिक बैंकों को 2% का फायदा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें आरबीआई से 6 पर मिल रहा है और वो हमें कितने पर दे रहे हैं, 8 पर। तो आप एक पॉइंट का ध्यान रखें कि बाजार में जो ब्याज दरें जो हम और आपको एक तरह से देनी होती हैं, अलग अलग जब भी हम ऋण लेते हैं तो वो दरें सामान्यतः बैंक दर से ऊपर होती हैं, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को आरबीआई से लंबे समय के लिए जब पैसा उधार मिलता है तो दर क्या होती है, बैंक दर। तो अगर वो बैंक दर से नीचे अपनी कोई भी दर रखेंगे, मान लीजिए कोई हाउसिंग का लोन है या ऑटोमोबाइल के लिए लोन है, तो अगर बैंक दर से नीचे होगा तो ये बैंक को घाटा पहुंचाएगा। तो इसीलिए बैंक दर से ऊपर हमेशा एक तरह से आपको कोई भी ऋण की दर मिलेगी। जैसे वर्तमान में आप देखें तो बैंक दर कितनी है, 4.25%। तो जितने भी सामान्य आपके ऋण होंगे वो इससे ऊपर की रेट पर ही होंगे, तभी बैंक को फायदा होगा। तो ये बैंक दर हुआ। दूसरे पर हम आते हैं रेपो रेट। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें, रिपर्चेज ऑप्शन रेट, यानी दोबारा खरीदने का एक विकल्प है इसमें, तो इसीलिए इसमें रिपर्चेज लगा हुआ है। देखिए रेपो रेट के लिए सीधा स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन सी मौद्रिक नीति की दर स्वतंत्र पॉलिसी दर कहलाती है, विच इज द इंडिपेंडेंट पॉलिसी रेट इन मॉनेटरी पॉलिसी। मान लीजिए आपको दे दिया गया रेपो, रिवर्स रेपो या बैंक रेट या एमएसएफ, तो यहां पर स्वतंत्र कौन है, रेपो। क्योंकि आप ध्यान रखें रेपो दर का परिवर्तन वो हमेशा बैंक दर और रिवर्स रेपो और एमएसएफ पर दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए रेपो दर में आप कभी भी एमपीसी की जब बैठक होती है और आरबीआई के द्वारा उसका निर्णय बताया जाता है कि पॉलिसी दरें बढ़ाई घटाई जा रही हैं, तो सबसे पहले बताया जाता है किसको, रेपो। क्योंकि अगर रेपो बढ़ेगा घटेगा उसका सीधा प्रभाव बैंक दर, रिवर्स रेपो और एक तरह से एमएसएफ पर पड़ता है। तो इसीलिए रेपो दर एकमात्र स्वतंत्र पॉलिसी दर है, क्योंकि यह किसी भी दर पर निर्भर नहीं करती है। जबकि बैंक दर हो, चाहे एमएसएफ हो, चाहे रिवर्स रेपो, ये एक तरह से आधारित किस पर होती हैं, सामान्य रूप में रेपो दर पर। तो इसीलिए इनको डिपेंडेंट या निर्भर पॉलिसी दर कहा जाता है। किनको, रिवर्स रेपो हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे एमएसएफ। स्वतंत्र कौन सा है, रेपो। अब रेपो का मतलब क्या है, ठीक उल्टा है बैंक दर से। रेपो का मतलब है वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लघुकालीन यानी 1 वर्ष से कम समय के लिए ऋण प्रदान करता है। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक्स। यहां एक शर्त क्या है, आप देखें जब भी आप कम समय के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बैंक को कुछ गारंटी देनी पड़ेगी, जिसको आप बोलते हैं गिरवी रखना या कोलेट्रल। तो यहां पर कराया जाता है कि सबसे भारत सरकार के जितने भी साधन हैं उनमें सबसे सुरक्षित माना जाता है कि भारत सरकार के जो बॉन्ड होते हैं या भारत सरकार के, आप उन्हें अपने सामान्य शब्द में कह सकते हैं, शेयर। जैसे कोई निजी कंपनी है, अब निजी कंपनी को बाजार से मान लीजिए कोई पैसा लेना है और वो आगे निवेश करना चाहती है, तो कंपनी क्या करेगी, आप देखें जैसे सामान्यतः जब कोई कंपनी स्थापित होती है तो वो कंपनी अपने आप लिखती है प्राइवेट लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है कि वहां पर जो भी हिस्सेदार हैं वो पब्लिक नहीं है, कुछ निजी लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू की है। कुछ समय के बाद आप देखें कंपनी में प्राइवेट की जगह पब्लिक लिमिटेड लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी की हिस्सेदारी बाजार में शेयर के माध्यम से बेची गई है। मान लीजिए कंपनी 100 रुपए की है और इसमें से हम मान लेते हैं कि 20 रुपए का शेयर बेच दिया गया, तो 20% हिस्सा बेच दिया गया। तो 20% हिस्सा जो बेचा गया ये एक तरह से क्या है, कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बना देता है। तो 20 रुपए का शेयर बेचा, मान लीजिए 20 रुपए का शेयर है, कोई व्यक्ति खरीदता है और शेयर खरीदेगा तो कंपनी को कितना दे देगा, 20। तो कंपनी को 20 रुपए मिल गया और व्यक्ति को क्या मिला, कंपनी में 20% का हिस्सा। दोनों का काम हो गया। व्यक्ति को हिस्सेदारी मिल गई क्योंकि उसको लग रहा है कि कंपनी अच्छा करेगी भविष्य में और 100 रुपए का मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि उसका हिस्सा कितना है, 20%। कंपनी को 100 रुपए की जगह, उसका 100 तो है ही है, उसे कितने मिल गए, 20 रुपए। कंपनी ने 20 रुपए को कहीं लगाया और मान लीजिए आगे चलकर लाभ हुआ और कंपनी का मूल्य 100 रुपए से बढ़कर हम मान लेते हैं 200 रुपए हो गया। तो जिसका 20% हिस्सा है वो 20% ही मेंटेन रहेगा, उसका 20 रुपए बढ़कर कितना हो गया, 40 रुपए। यानी अगर वो अपना शेयर बेचेगा तो कंपनी की जगह उसको कितना पैसा मिल पाएगा, किसी व्यक्ति को बेचेगा 40 रुपए। सामान्य की बात कर रहे हैं।
जनरली शेयर में मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं। अगर हम आदर्श स्थिति में देखें तो शेयर एक तरह से बाजार में हिस्सेदारी को बेचकर वहां से एक तरह से पूंजी इकट्ठा करने का तरीका होता है। इसीलिए शेयर बाजार को हम क्या पूंजी बाजार का हिस्सा बोलते हैं, कैपिटल मार्केट का। अब भारत सरकार की अपनी आर्थिक कह सकते हैं स्थिति है। दुनिया में आर्थिक रूप में भारत आप देखें तो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया का सबसे बड़े बाजार में एक बाजार है। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती है। आप देखें, आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, जो इमरजेंसी का पार्ट है आपातकाल, भारत में आज तक कभी आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया गया। आर्टिकल 360 कभी इंपोज नहीं किया गया। 91 में हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे पास 2 हफ्ते से ज्यादा की विदेशी मुद्रा नहीं थी, तब भी हमने आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया। तो भारत सरकार पूर्ण रूप से दिवालिया होने की स्थिति में कभी नहीं आई है। तो ये हमारी आर्थिक मजबूती को दिखाता है। और इसी कारण से भारत सरकार की जो आर्थिक मजबूती होती है उसका लाभ सरकार उठाना चाहती है। तो सरकार के द्वारा अपने शेयर, जिसे हम बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूति कहते हैं, उनको जारी करती है। अब जिनको लगता है कि भारत सरकार अच्छा काम करेगी, आर्थिक नीति अच्छी है, विकास भारत का होगा, तो वो उन बॉन्ड को खरीदने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसमें एक तरह से निश्चित क्या है, जब सरकार कोई बॉन्ड जारी कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति जारी कर रही है, तो मतलब क्या है कि यहां पर गारंटर कौन है? भारत सरकार। आपसे कहा जाए एक तरफ आरबीआई है और एक तरफ रिलायंस को ले लेते हैं और एक तरफ भारत सरकार। आपके लिए ज्यादा रिलायबिलिटी किसकी होगी? भारत सरकार की, क्योंकि निजी कंपनियां कभी भी फेल हो सकती है, लेकिन भारत सरकार की ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है। तो इसीलिए सरकार जब गारंटर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूति में, तो मान लीजिए 100 रुपए की सरकारी प्रतिभूति है, तो कितना भी हो, अगर उस पर ब्याज नहीं भी मिलेगा तो मूलधन जरूर आपको वापस मिल जाएगा। तो इसीलिए वित्तीय संस्थाएं, बैंक की बात करें या बाहर की जो वित्तीय संस्थाएं विदेशी हैं, वो कोशिश करती हैं सरकारी प्रतिभूति में अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा लगाएं। खासतौर पर बैंक की बात करें, क्योंकि बैंक अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं। ब्याज उन्हें मिले वो उनका जरूर एक तरह से उद्देश्य है, लेकिन कुछ पूंजी वो सुरक्षित रखना चाहते हैं सरकारी प्रतिभूति में, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति बेचकर वो मूलधन पूरा का पूरा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति भारत की अच्छी है तो ब्याज भी मिल सकता है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ में एक कह सकते हैं लाभ की स्थिति है। इसीलिए सरकारी प्रतिभूतियों को एक तरह से कहा जाता है कि निवेश के सबसे सुरक्षित माध्यम है, सेफेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें बैंक सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो रेपो दर में एक स्थिति क्या है, अब क्योंकि यहां पर कम समय के लिए आरबीआई पैसा दे रहा है, तो आरबीआई ने व्यापारिक बैंकों को यह कहा है कि ठीक है, आपको रेपो दर पर उधार तो हम देंगे, लेकिन शर्त क्या है, जितना आप उधार लेंगे उतने बराबर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आपके पास हैं वो हमारे पास जमा कर दीजिए। मान लीजिए कोई बैंक है, उसने 100 रुपए का उधार लिया, ये बैंक और ये मान लीजिए आरबीआई का पार्ट है। तो अगर यहां से 100 रुपए का उधार गया और बैंक ने 100 रुपए की एक तरह से जो सिक्योरिटी का हिस्सा है, 100 रुपए का उधार कहां से मिला? आरबीआई को मिला। किससे? व्यापारिक बैंक को दे दिया गया। अब व्यापारिक बैंक ने क्या करा कि 100 रुपए की एक गिरवी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऐसे कह सकते हैं कोलेट्रल जमा कर दिया। तो 100 रुपए का आरबीआई से उधार लिया रेपो में और 100 ही रुपए जमा कर दिए कहां पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, सरकारी प्रतिभूति, कैश नहीं है। कहां पर? आरबीआई के पास, क्योंकि पैसा शॉर्ट टर्म के लघुकालीन है। तो आरबीआई इसमें एक कह सकते गारंटी चाहता है व्यापारिक बैंक से। मान लीजिए समय पर बैंक ने पैसा वापस नहीं किया, तो आरबीआई क्या करेगा? सरकारी प्रतिभूति को बेचकर अपना कम से कम मूलधन वापस ले सकता है। तो अपने आप को सेव करने के लिए आरबीआई ने एक विकल्प डाल रखा है। अब आप ध्यान रखें कि यह विकल्प डाला क्यों गया है। इसीलिए डाला गया है कि रेपो पर अगर बैंक उधार लेंगे तो उनके लिए आवश्यक क्या है कि वो गिरवी क्या रखें? सरकारी प्रतिभूति। तो इससे होता क्या है कि जब सरकार आरबीआई की तरफ से सरकारी प्रतिभूति बाजार में बेचती है तो बड़ी संख्या में बैंक इसको खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस बैंक के पास सरकारी प्रतिभूति नहीं होगी वो रेपो पर आरबीआई से उधार नहीं प्राप्त कर सकेगी। क्योंकि आपको एक पॉइंट यहां ध्यान रखना है, जैसे ये रेपो रेट का पार्ट है, यहां पर आपका बैंक रेट, और ये हिस्सा आपका, अभी हम आगे रिवर्स रेपो रेट करेंगे। वर्तमान में अगर आप देखें तो ये आपका 4% पर है, ये 4.25 पर, रिवर्स रेपो इस समय 3.35% पर है। और बैंक रेट के बराबर ही सामान्यतः क्या होती है? एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी व्यवस्था। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आप यहां थोड़ा समझिए कि अभी हमने बात करी बैंक दर। अगर आरबीआई से बैंक दर पर उधार लेंगे तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? 4.25।
और आपको बताया कि बाजार में जो लोन है वो बैंक दर से ज़्यादा होता है, तो हम मान लेते हैं कि बाजार में कोई लोन कितने पर जा रहा है, 6% पर। तो अगर बैंक दर पर 4.25 पर उधार लिया है, बाजार में 6 पर डाल रहे हैं, तो बैंक को फायदा क्या होगा, इसका अंतर, यानी बैंक को 1.75% का ही ब्याज लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बैंक है जो रेपो दर पर उधार ले रहा है आरबीआई से, तो कितने पर मिलेगा उसे, 4% पर। बाजार में कितने पर डालेगा, इसी पर डालेगा, 6 पर। वो तो 4% पर मिला, लेकिन बाजार में कितने पर डाला, 6। उस बैंक को ब्याज का कितना लाभ मिला, 2%। अब देखिए फायदा। इसीलिए बैंक ज्यादा से ज्यादा उधार किस पर चाहते हैं, रेपो दर पर, क्योंकि वो बैंक दर से कम होता है, तो इससे बैंक को ब्याज का ज्यादा लाभ मिलता है। देखिए यहां 2% और 0.25 का अंतर आपको दिख रहा है, आपको मामूली लग रहा है। जब हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के लोन जाते हैं, तो ये हजारों करोड़ के लाभ में एक तरह से कन्वर्ट होते हैं। तो बैंक कोशिश करते हैं कि रेपो पर ज्यादा उधार लें, क्योंकि बैंक दर रेपो से ज्यादा होती है तो उनको घाटा होता है। अब रेपो दर पर आपको उधार कब मिलेगा, जब आप सरकारी प्रतिभूति जमा करेंगे, गिरवी रखेंगे, कोलेट्रल देंगे। इसके लिए जरूरी क्या है, आप सरकारी प्रतिभूति को खरीदें। कब, जब आरबीआई की तरफ से खुले बाजार की नीति, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। आपके एग्जाम में सीधा स्टेटमेंट है, खुले बाजार की नीति में आरबीआई किसमें लेन देन करती है, आरबीआई ट्रेड इन विच पार्ट ड्यूरिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आंसर क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति। तो आप देखिए आरबीआई ने एक फुल सर्कल बना रखा है। आप सरकारी प्रतिभूति खुले बाजार की नीति में जब बेची जा रही है, अगर नहीं लेंगे तो होगा क्या, आपको रेपो पर पैसा नहीं मिलेगा। रेपो पर नहीं मिलेगा तो आपको बैंक दर पर लेना पड़ेगा, आपको महंगा पड़ेगा, आपका घाटा होगा। तो आप लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो रेपो पर आइए। रेपो पर लेना पड़ेगा तो शर्त क्या है, आपको सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखना है। तो मजबूरी बैंकों की क्या है कि वो सरकारी प्रतिभूति खरीद कर पैसा अपना सेव करें। तो पैसा तो सेव होता ही है, रेपो पर उधार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी कारण से सरकारी प्रतिभूतियां आप कह सकते हैं एज ए हॉट केक के रूप में बहुत तेजी से बिकती हैं। जब भी आरबीआई बाजार में उतरता है इनको बेचने या खरीदने के लिए, दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो मुद्रास्फीति या बाजार में पैसा बढ़ना घटना, उसको भी एक तरह से वो नियंत्रित करता है। क्योंकि अगर कोई बैंक मान लीजिए सरकारी प्रतिभूति 100 करोड़ की खरीदेगा, तो 100 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति, मान लीजिए मैं बैंक हूं और आप लोग जो देख रहे हैं सब मान लीजिए कि वो व्यापारिक बैंक है, तो मैंने सरकारी प्रतिभूति आपको दे दिया और आपने 100 करोड़ रुपए किसको दे दिया, मुझे। तो बैंकों के पास से 100 करोड़ रुपए कहां गया, आरबीआई के पास। तो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए कम हो गया, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति घट गई। उल्टा मान लीजिए मैंने कहा कि मैं सरकारी प्रतिभूति जो बिकी हुई है उसको वापस लूंगा, तो आपके पास 100 करोड़ की प्रतिभूति है, मान लेते हैं उस पर ब्याज 1 करोड़ रुपए बनता है, तो मैंने आपसे प्रतिभूति अपनी वापस ले ली आरबीआई ने, और आपको 100 करोड़ रुपए और 1 करोड़ ब्याज यानी 101 करोड़ रुपए दे दिया। तो जब मैंने अपनी सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीदी तो आपके पास 101 करोड़ रुपए गया, तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ गई। तो जब सरकारी प्रतिभूति बेची जाती है तो मुद्रास्फीति, बाजार में मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, एक तरह से वो घट जाती है। और जब आरबीआई बिकी हुई सरकारी प्रतिभूति वापस खरीदती है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। यह भी आप ध्यान रखें। तो यहां पर रेपो रेट के पार्ट पर प्रमुख रूप से क्या है कि कोलेट्रल, गिरवी रखने की जरूरत है। तो रेपो दर आप ध्यान रखें, स्वतंत्र पॉलिसी दर है। अभी वर्तमान में देखें, कोविड-19 के समय बिल्कुल आपातकालीन स्थिति है, इस कारण से आपको यहां एक अंतर दिख रहा है। सामान्य स्थिति में क्या होता कि रेपो दर से 0.25% ज्यादा होता है बैंक दर, और रेपो दर से 0.25% कम होती है रिवर्स रेपो दर, सामान्य रूप में। यानी 0.25 का अंतर होता है। रेपो में 0.25% जोड़ दीजिए तो बन जाती है बैंक दर, और रेपो दर में 0.25% आप घटा दीजिए तो बन जाती है रिवर्स रेपो। लेकिन वर्तमान में आप देखें तो अगर नियम के हिसाब से ये कितना होना चाहिए रिवर्स रेपो, ये होना चाहिए 3.75, लेकिन ये है कितना, 3.35%। तो इसी को कि इतना क्यों घटा दिया गया है, जो रिवर्स रेपो रहना चाहिए 3.75, उसको और क्यों घटा दिया आरबीआई ने, वो अभी हम आगे जब रिवर्स रेपो करेंगे तब वहां पर एक तरह से देखते हैं। तो ये रिवर्स रेपो की परिभाषा है, यहीं पर आप इसको समझिए। रिवर्स रेपो अगर आप देखें तो रेपो का उल्टा होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, रिवर्स। तो रिवर्स रेपो दर का मतलब क्या है, देखिए अगर बाजार में मान लीजिए आसानी से लोन लेने के लिए लोग उपलब्ध हैं, और वो कब होंगे, जब ब्याज दर बहुत कम होंगी।
अगर ब्याज दर कम है तो सभी लोन लेना चाहते हैं, वो चाहे घर के लिए, गाड़ी के लिए या पर्सनल लोन। लेकिन अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो क्या होगा, उस स्थिति में बाजार में लोन लेने के लिए लोगों की संख्या घट जाती है। तो अगर बाजार में ब्याज दरें बहुत ज़्यादा हैं तो लोग लोन लेने के लिए आ नहीं रहे, लेकिन बैंकों के पास तो उनकी पूंजी या कैपिटल वो क्या है, जमा है, वो उस पैसे का क्या करें। आप कुछ इस तरह से समझिए कि आपके पास 100 रुपये हैं और कोई आपसे कहे कि भाई आज मुझे 100 रुपये दे दीजिए, कल सुबह 10 बजे के पहले पहले मैं आपको उसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर 110 रुपये दे दूंगा। तो आप सोच रहे हैं कि 100 रुपये रखा रहे कल तक, इससे अच्छा एक दिन में मुझे क्या है 10 रुपये का फायदा हो जाए। तो आप अपने किसी दोस्त को देना चाहते हैं कि अगले दिन वो आपको वापस कर दें, लेकिन ऐसे दोस्त को दें कि जो वापस टाइम पर कर दें। ऐसा ना हो कि ऐसे दोस्त जिन्होंने उधार लिया उसका फ़ोन स्विच ऑफ और वो गायब। तो ऐसा दोस्त जो आपको टाइम पर वापस, यानी आपको पता है कि आपको पैसा वहां से मिल जाएगा समय पर। तो यहां पर सबसे ज्यादा रिलायबल कौन है, आरबीआई। तो व्यापारिक बैंकों को आरबीआई ने एक विकल्प दे रखा है कि अगर बाजार में कोई भी लोन लेने के लिए उपलब्ध नहीं है, आपका पैसा बाजार में लोन पर नहीं जा पा रहा है, तो जो पूंजी आपके पास सरप्लस अतिरिक्त आ रही है उसको आप क्या कीजिए, हमारे पास जमा कर दीजिए, क्योंकि हम एक रिलायबल फ्रेंड हैं आपके। आप हमारे पास, क्योंकि सेंट्रल बैंक है भारत का, आरबीआई के पास जमा कीजिए और हम आपको रिवर्स रेपो की दर दे देंगे। तो रिवर्स रेपो का मतलब क्या है, यह वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक अपने अतिरिक्त धन को आरबीआई के पास जमा करते हैं। तो यहां पर ब्याज दर कौन देगा, जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई कमर्शियल बैंक है और ये हिस्सा किसका है, आरबीआई का। तो व्यापारिक बैंक यहां पैसा जमा करती है, कारण बाजार में लोन के लिए कस्टमर ज्यादा उपलब्ध नहीं है। कस्टमर क्यों नहीं, क्योंकि ब्याज दर बहुत ज्यादा है। तो बैंक यहां कोशिश क्या करेंगे कि वो अपने अतिरिक्त धन को जमा कर दें आरबीआई के पास। आरबीआई वापस क्या दे देगा इसके बदले, आरबीआई इसके बदले वापस क्या देगा, कुछ ब्याज। कौन सा, रिवर्स रेपो का। तो बिना कुछ करे बैंकों को रिवर्स रेपो का पैसा मिल जाता है। तो हो क्या रहा था कि बाजार में जब कस्टमर अवेलेबल नहीं है, जैसे कोविड-19 के समय आप देखें बाजार में कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोगों के पास लोन लेने की ऐसी स्थिति नहीं है। तो बैंक अपना पैसा बाजार में लोन पर डाल नहीं पा रहे हैं। आरबीआई क्या चाह रहा है कि सस्ता से सस्ता लोन दीजिए, क्योंकि देखिए जो गाड़ियां बन चुकी हैं, जैसे लॉकडाउन 24 मार्च को हुआ, उसके पहले बहुत सारी गाड़ियां बनी, बहुत से मकान बने हुए, फ्लैट बने हुए, वो बिकेंगे तभी तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। क्योंकि पुराना उत्पादन अगर क्लियर नहीं होगा तब तक नए उत्पादन कैसे आगे बढ़ेंगे, और वो क्लियर कब होगा, जब लोगों को आसान शर्तों पर कम ब्याज पर लोन दिया जाए। तो आरबीआई क्या कर रहा है कि वो तो एक तरह से एमपीसी के माध्यम से रेपो दर को घटा रहा है, बाजार में ब्याज दर घट रही है, क्योंकि अगर रेपो दर घटेगा बैंक दर घटेगी, ब्याज दर घटेगी। लेकिन बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक को लग रहा है कि इस समय उपभोक्ता को अगर लोन दिया जाए तो कोविड-19 का उनके पास आमदनी ज्यादा अच्छी है नहीं, वो समय पर पैसा देंगे नहीं वापस, तो ऐसा ना हो कि उनका पैसा वो डिफॉल्ट हो जाए। तो वो अपने आप को एक सेफ साइड में खेलना चाहते हैं, लेकिन वो जो पूंजी रखी है बैंक की उसका उपयोग भी करना चाहते हैं। तो दोनों काम बैंक चाहते हैं। तो बैंक कर क्या रहे थे, अपना सारा पैसा उठाकर जमा कर रहे थे किसमें, रिवर्स रेपो में। तो हो ये रहा था कि बाजार में सस्ता लोन जाने की जगह पैसा आरबीआई के पास जमा कर रहा है कमर्शियल बैंकों के द्वारा। तो पैसा जा रहा था कहां, आरबीआई के पास, जबकि आरबीआई चाहता था कि बाजार में जाए। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को आप कह नहीं सकते हैं कि हमारे पास नहीं जमा कीजिए। तो आरबीआई ने एक आसान तरीका क्या अपनाया, आरबीआई ने रिवर्स रेपो को और नीचे घटा दिया। सामान्य तौर पर कितना रहता है 3.75, उसको घटाकर 3.35 पर ले आया। अब ये इतना ज्यादा नीचे हो गया कि बैंकों को लग रहा है कि उन्हें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बाजार में ब्याज दर कितनी है 6, और यहां कितना मिलना है सिर्फ 3.35। कितने का घाटा हो गया 2.65। तो ये 2.5% से ज्यादा का ब्याज का घाटा बैंकों को उठाना पड़ रहा था। अब उन्होंने क्या करा कि रिवर्स रेपो में डालने की जगह वो कहां डालने लगे, बाजार में। यही आरबीआई चाहता था। तो इसीलिए रिवर्स रेपो को इतना ज्यादा घटा दिया गया कि बैंकों के लिए आरबीआई के पास पैसा रिवर्स रेपो प्राप्त करने के लिए जमा करना बहुत लाभकारी न रह जाए। तो ध्यान रखें, अगर बाजार में पैसा नहीं जा पा रहा है तो बैंकों के पास एक आसान विकल्प होता है, वो अपना जो सरप्लस अतिरिक्त है वो पैसा जमा करने लगते हैं कहां पर, आरबीआई के पास। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि रिवर्स रेपो को आप नीचे बिल्कुल घटा दीजिए। तो सामान्य अगर स्थिति रहती, कोविड-19 जैसी स्थिति नहीं होती, तो आप देखते रिवर्स रेपो कितना होता 3.75, क्योंकि रेपो से 0.25 ज्यादा बैंक दर और इससे 0.25 कम होता है रिवर्स रेपो। लेकिन क्योंकि आपातकालीन स्थिति है, बैंकों को बाजार में लोन दिया जाए, ऐसा करने के लिए आरबीआई विवश करना चाहता है, इसीलिए रिवर्स रेपो को घटाकर 3.35 के स्तर तक लाया गया है। तो ये 3 पॉलिसी दर आप ध्यान रखें, बैंक दर, रेपो और रिवर्स रेपो।
अब आगे अगर आप देखें सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात, नाम नहीं है। अगर आप देखें नगद, तो बैंकों के पास जो भी नगद का हिस्सा है, नगद कैसे होता है, एक तो मांग जमा डिमांड डिपॉजिट, जो एक तरह से क्या मांगने पर मिलता है। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या हमने बात करी थी, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। दूसरा क्या है, दूसरा हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं सावधि खाता, जिसमें समय के अनुसार पैसा मिलता है, जैसे एफडी फिक्स डिपॉजिट या आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। तो एफडी फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग आरडी ये एक तरह से किस में आते हैं, टाइम। तो बैंक के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, डिमांड डिपॉजिट मांग जमा और टाइम डिपॉजिट यानी आपका सावधि जमा। तो बैंकों को कहा जाता है कि आपके पास जितना भी एनडीटीएल है, एनडीटीएल का मतलब भाई देखिए, आप अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बचत खाते पर भी आपको एक मामूली ब्याज मिलता रहता है। तो वो पैसा आपको एक ब्याज आपके खाते में इकट्ठा होता रहता है। तो जब हम नेट की बात करते हैं, देखिए यहां टर्म क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी बैंक का अपना जो भी खर्च है, बैंक अपनी जो भी एक तरह से कोई भी जमा उसमें जो हिस्सा बनता है वो निकालने के बाद उसकी लायबिलिटी, देनदारी कितनी बनती है कस्टमर के लिए, वो चाहे डिमांड डिपॉजिट हो मांग वाला या सावधि यानी टाइम वाला, तो कुल मिलाकर उसकी देयता लायबिलिटी कितनी है। मान लीजिए किसी बैंक ने बोला कि उनकी लायबिलिटी 100 रुपए की बन रही है, कुल मिलाकर इतना पैसा उन्हें किसी भी समय कस्टमर को देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इस 100 का एक परसेंटेज होता है जो पैसा व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। तो यहां पर सीआरआर की परिभाषा क्या है, यह वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंकों को अपने कुल शुद्ध मांग और सावधि देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास जमा रखना आवश्यक है। सीआरआर इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक हैव टू डिपॉजिट स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एट आरबीआई। अब अगर मान लीजिए आप बोलते हैं मांग और सावधि का जो शुद्ध देयता लायबिलिटी आरबीआई की कमर्शियल बैंक की बनती है 100 रुपए, तो उसका जो सीआरआर, वर्तमान में सीआरआर कितना है, 3% रखा गया है। तो सीआरआर अगर 3% है तो 100 में से 3 रुपए कहां गया, आरबीआई के पास, बचा कितना, 97 रुपए। इस 97 का बैंक उपयोग कर सकता है। तो सीआरआर को अगर आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसका फर्क क्या होगा, जैसे सीआरआर 3 है, मान लीजिए 6 कर दिया जाए, तो 3 जब जमा करता तो बैंक के पास कितना बचा था, 97 लोन और सारे वित्तीय काम करने के लिए। अगर आप 6% सीआरआर कर देंगे तो 100 में से 6 रुपए तो चला जाएगा आरबीआई के पास, बैंक के पास कितना बचेगा, 94। तो अगर सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों के पास पैसा कम बचता है, क्योंकि उन्हें एक तरह से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास डालना पड़ता है। अगर सीआरआर घटता है, अब जैसे 6 से 3 कर दिया जाए तो बैंकों को 6 रुपए की जगह कितना देना पड़ेगा, 3 रुपए, तो 94 की जगह कितना पैसा बचेगा, 97, पैसा ज्यादा होगा, बैंक लोनिंग ज्यादा कर सकते हैं। तो बाजार में पैसा बढ़ता है जब सीआरआर एक तरह से क्या है, घटता है। बाजार में पैसा घटेगा जब सीआरआर बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिवर्स होता है। सीआरआर का बढ़ना पैसे का बाजार में मुद्रा आपूर्ति का घटना, सीआरआर का घटना मुद्रा आपूर्ति का बढ़ना, रिवर्स याद रखिए। तो ये तो सीआरआर का हिस्सा हुआ। और सीआरआर ध्यान रखें भारत में 0 से 15% के बीच में ही रहता है। पहले 3 से 15 होता था, अब ये 0 से 15% के बीच में, मिनिमम 0 मैक्सिमम 15। एक और देखते हैं हम, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए ये भी सीआरआर की तरह एक जमा करने की दर है, बस अंतर आप ध्यान रखें। सीआरआर में पैसा बैंकों को जमा कहां करना है, आरबीआई के पास। एसएलआर में जो पैसा है वो बैंकों को अपने पास ही जमा करके रखना, बस अंतर यही है। तो एसएलआर ये कहता है कि बैंकों के पास जो भी तरलता है, देखिए तरलता का मतलब क्या है, तरलता का मतलब जो पैसा आसानी से खर्च हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का करेंसी नोट है और किसी के पास हम मान लेते हैं कि 100 रुपए का किसी कंपनी का शेयर है। अब आपसे कहा जाए कि कंपनी का 100 रुपए का शेयर वो ज्यादा जल्दी आपको कोई काम कर सकता है या 100 रुपए कैश, भाई 100 रुपए कैश किसी दुकान में दीजिए, 100 रुपए का आपको सामान मिल जाएगा। लेकिन आप किसी दुकान में जाएं कि मेरे पास किसी कंपनी का 100 रुपए का शेयर है और वो आपको लेकर उसके बदले आपको सामान दे दें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि शेयर का मूल्य बढ़ता घटता रहता है। हो सकता है 100 150 हो जाए, लेकिन 100 10 रुपए भी हो सकता है, शेयर बाजार है, ऐसा हो सकता है। तो तरलता का मतलब है ऐसी मुद्रा का कोई भी रूप जो आसानी से आपको विनिमय एक्सचेंज करा देता है, वो तरल बहुत ज्यादा है। आपके पास 100 रुपए है और किसी के पास मान लीजिए सोना है, तो जो कैश का हिस्सा है वो जल्दी यूज हो जाएगा। गोल्ड आप आसानी से हर जगह उसे यूज नहीं कर पाएंगे,
इसी तरह मान लीजिए आपके पास कैश है और किसी के पास मान लीजिए डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड की तुलना में कैश हमेशा ज़्यादा तरल है। अब मान लीजिए किसी के पास डेबिट कार्ड का हिस्सा है और ऐसी दुकान में गया है जहां पर सिर्फ कैश है, यानी वो कार्ड लेते ही नहीं है, तो आपके डेबिट कार्ड में चाहे लाखों रुपए हैं, आप वहां शॉपिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो आपकी तरलता डेबिट कार्ड की क्या हो गई? जीरो। किसी ऐसी दुकान में जाइए जहां सिर्फ कार्ड यूज किया जाता है, कैश नहीं चलता है। वैसे ऐसा होगा नहीं, कैश हर जगह लिया जाता है, पर मान लेते हैं हम किसी दुकान में कैश नहीं चले, अब आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका लाखों करोड़ों रुपए उसमें हो, लेकिन आप वहां पर शॉपिंग नहीं कर, वहां आप शॉपिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कैश है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आप कैश लेकर गए दुकान में, उसने मना कर दिया कि नहीं हम कार्ड से पेमेंट लेते हैं, हम कैश नहीं लेते हैं, तो लाख रुपए होने के बाद भी वहां पर आप शॉपिंग नहीं कर पाए, तो तरलता क्या हो गई? जीरो। तो तरलता का मतलब मुद्रा का कोई रूप जिसको आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। एनी फॉर्म ऑफ मनी विच कैन बी इजीली एक्सचेंज, वो कहा जाएगा इट इज मोर लिक्विड, ज्यादा तरल है। तो बैंक से कहा जाता है कि उनकी तरलता प्रमुख रूप से क्या है, तो तरलता का मतलब क्या होगा? सबसे प्रमुख रूप से क्या होगा? नगद, जो भी कैश बैंक के पास है। उसके बाद गोल्ड यानी सोना, सोना गिरवी रख के भी आप रुपए या पैसा ले सकते हैं, तो गोल्ड भी क्या हो गया? तरलता का हिस्सा। और तीसरा प्रमुख रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूति। क्यों? क्योंकि भारत सरकार इसमें गारंटर है, तो यहां पर जो मूलधन है वो लगभग सुरक्षित है, तो इस कारण से ये भी क्या है? तरलता में अच्छा माना जाता है। तो बैंकों से कहा गया कि आपके पास जो भी एक तरह से एनडीटीएल का हिस्सा है, उसमें आप देखें कि आपको कुछ हिस्सा अपने खातों में जमा करके रखना है, और वो पैसा जो जमा करना है उसमें नगद हो सकता है, सोना हो सकता है और सरकारी प्रतिभूति, तीनों रूप में हो सकता है, या कोई एक ले लीजिए, आपकी मर्जी है। आप ये सोचकर देखिए, कोई बैंक है अगर वो कैश अपना ज्यादा एसएलआर में रख देगा तो लोनिंग कैसे करेगा? कोई ऐसा बैंक है जिसने कैश और गोल्ड बिल्कुल बचा लिया, सारा पैसा किस में रख दिया? सरकारी प्रतिभूति में, क्योंकि उसने बहुत सारी सरकारी प्रतिभूति खरीदी थी। कब? खुले बाजार की नीति में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। तो ये फायदा होता है, अगर आपके पास सरकारी प्रतिभूति ज्यादा है तो आप रेपो पर उधार ले सकते हैं, आप एसएलआर में उसको दिखाकर अपना कैश बचा सकते हैं, लोनिंग कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें बैंक से बैंक में जो काम करने की स्थितियां हैं वो बदल जाती हैं, क्योंकि किसी बैंक के पास सरकारी प्रतिभूति ज्यादा है, किसी के पास नहीं है। तो ये बैंकों के लाभ घाटे को भी एक तरह से बढ़ाता घटाता है। तो यहां पर क्या है? एसएलआर का सिंपल सा मतलब है जो भी आपकी तरलता की स्थिति आपके पास बन रही है उसमें से आपको कोशिश ये करनी है कि नगद, सोना और सरकारी प्रतिभूति के रूप में आपके पास जितनी भी देनदारी है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, शुद्ध जितनी भी मांग और जो सावधि देनदारियां बनती हैं, उसका एक विशेष % अपने खाते में आप ब्लॉक करके रखिए, उसका यूज नहीं करेंगे। अगर वर्तमान में देखें तो जो एसएलआर है वो कितने % है? 18%। यानी बैंक कहता है कि उसके पास कुल देनदारियां 100 रुपए की हैं, तो 100 का 18%, 18 रुपए वो नगद हो सकता है, सोना हो सकता है, सरकारी प्रतिभूति, तीनों के रूप में, या कोई एक हो सकता है, वो बैंक की अपनी मर्जी है। तो वो 18 रुपए बैंक अपने पास जमा करके रखेगा। और कुल देनदारी जो हमने बात करी थी सीआरआर में, उसका कितना था? 3% जो वर्तमान में है, वो कहां जाएगा? आरबीआई के पास। तो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट है, एसएलआर में जो जमा है वो रखा जाता है आरबीआई के पास, व्यापारिक बैंक, दोनों या कोई नहीं, तो कहां जमा किया जाएगा? व्यापारिक बैंक के पास। या मान लीजिए सीआरआर के लिए पूछा जाए, नगद आरक्षी अनुपात, वो कहां जमा करके रखा जाएगा? आरबीआई के पास। तो ये एक अंतर है, आप ध्यान रखें, एक आरबीआई के पास एसएलआर, व्यापारिक बैंक अपने पास रखते हैं। सामान्य स्थिति में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपातकालीन स्थिति है, बैंक के पास नगद की कमी है, लोन देने के लिए पैसा नहीं है, और मान लीजिए उपभोक्ता उसके पास है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी आरबीआई इसमें छूट दे देता है, वो एक अलग आपका इशू है। लेकिन सामान्य रूप में एसएलआर बैंक के अपने पास रहेगा और जो सीआरआर है वो आरबीआई के पास जाएगा। जहां तक एसएलआर की बात करें तो ये 0 से लेकर 40% के बीच में कुछ भी मेंटेन रह सकता है। तो ये भी 25 से 40% होता था पहले, मतलब न्यूनतम 25, अधिकतम 40, तो ये अब 0 तक आ गया है। यानी 0 से लेकर 40% के बीच में एसएलआर कुछ भी आरबीआई रख सकता है, जो एमपीसी के माध्यम से निर्णय लिया जाता है, और सीआरआर 0 से 15%। और एक लास्ट हमारी यहां पर नीति बचती है, कौन सी? एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी व्यवस्था। देखिए ये व्यवस्था बहुत पुरानी नहीं है, 9 मई 2011 को शुरू ही किया गया है। यानी 2011 के पहले एमएसएफ मुद्रा जो मौद्रिक नीति उसमें था ही नहीं। एमएसएफ इसलिए शुरू किया गया कि मान लीजिए किसी बैंक को अचानक कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो अगर खुले बाजार में जाएगा, देखिए आप बाजार में लोन लेंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप सेंट्रल बैंक आरबीआई से लेते हैं तो कहीं ना कहीं आरबीआई को मालूम है कि आप बाजार में आपका उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है,
देखिए बाजार से लोन लेने का मतलब है आपकी बाजार में स्थिति कमजोर होती है। तो आरबीआई एक ऐसी विंडो देना चाह रहा था जिसमें व्यापारिक बैंकों को 24 घंटे यानी एक दिन के पार्ट के लिए कुछ लोन मिल सके। तो यहां पर एमएसएफ की सुविधा शुरू की गई। यहां पर भी शर्त क्या है, देखिए 24 घंटे, ये तो रेपो से भी कम है, यानी सबसे कम समय के लिए लोन एमएसएफ में आरबीआई व्यापारिक बैंक को देता है। कितने के लिए? 24 घंटे के लिए, एक दिन के मात्र। तो एक दिन के लिए जब आप उधार दे रहे हैं तो आप ध्यान रखें जितना कम समय का लोन उतने ही ज्यादा गारंटी या कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता। तो यहां पर भी क्या है, सरकारी प्रतिभूतियों को कोलेट्रल या गिरवी एक तरह से रखा जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेट्रल के रूप में आरबीआई के पास जमा कीजिए और एमएसएफ में आपको उधार मिल सकता है। एमएसएफ में उधार की जब हम बात करते हैं तो एमएसएफ में उधार एक तरह से मिल कितना सकता है, देखिए जितना भी एनडीटीएल है, अभी हमने देखा जितनी भी शुद्ध देनदारियां हैं यानी लायबिलिटी नेट कितनी है कस्टमर के लिए, वो बैंक निकाले। जैसे हमने 100 रुपए की बात करी, तो मान लीजिए कोई बैंक बोलता है कि शुद्ध हमारी देनदारियां या लायबिलिटी कितनी है 100 रुपए, तो इसका आप निकाल दीजिए कितना 2%। शुरुआत में 1% था, अब ये 2% है। तो 100 रुपए का 2% यानी कितना हुआ 2 रुपए। आप 2 रुपए तक का पैसा उधार आरबीआई से 24 घंटे के लिए एमएसएफ में ले सकते हैं। और यहां पर दर क्या होगी, अभी हमने डिस्कस किया था और पहले कई बार से हम बात कर चुके हैं। एमएसएफ पर दर सामान्य स्थितियों में हमेशा बराबर किसकी होती है, बैंक दर के, यानी बैंक दर कितनी है 4.25। तो 4.25% पर आपको 24 घंटे एक दिन के लिए लोन मिल सकता है। कितना अधिकतम, आपकी कुल देनदारियों का 2%। यहां पर एक शर्त क्या है, जो लोन है वो 1 करोड़ रुपए न्यूनतम है और उसके बाद उसके मल्टीपल में मिलेगा। यानी एमएसएफ में पैसा 1 करोड़ मिल सकता है, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, लेकिन अगर यह कहिए कि 1.5 करोड़ मिल जाए, संभव नहीं है। तो 1 करोड़ और उसके गुणनफल यानी 2, 3, 4, 10, 15 इस तरह से मिल सकता है, लेकिन 1.5, 2.5, 2.25 करोड़ ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर एमएसएफ में एक शर्त आप ध्यान रखें, 1 करोड़ रुपए न्यूनतम और उसी के गुणनफल मल्टीपल में आपको लोन मिल सकता है। 1.5 गुना या 2.5 गुना ये ऐसा नहीं होगा। ये पॉइंट आपको जरा यहां पर ध्यान रखना है, 1 करोड़ रुपए या उसके गुणनफल मल्टीपल में, और मैक्सिमम कितना है 2% उनके एनडीटीएल का। तो ये एमएसएफ की एक तरह से यहां पर विंडो खोली गई। तो ये भी क्या आपातकालीन स्थिति में है, बैंक के पास अगर तरलता नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो आरबीआई से उधार ले सकता है एक दिन के लिए। तो ये तो हमारी दरें हो गई, यानी बैंक दर, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर और एमएसएफ। इनकी परिभाषा से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन आपको जो ध्यान रखना है, सबसे प्रमुख बात है कि ये कब बढ़ाए और घटाए जाते हैं, वहां हमारा मेन डिस्कशन का पॉइंट है और आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ध्यान रखना है। तो ये चार्ट आप ध्यान रखें। मान लीजिए आप रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर सब भूल गए कि कब बढ़ाना है कब घटाना है, तो एक मूल मंत्र यहां ध्यान रखें कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ानी है या घटानी है, उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां हमने पहला क्या दिया है, इन्फ्लेशन, या सामान्य शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, मूल्य वृद्धि। इन्फ्लेशन का मतलब क्या था, अगर ये मान लीजिए वस्तुएं रखी हैं यानी ये गुड्स हैं और ये मान लीजिए मनी सप्लाई है, तो अगर गुड्स की तुलना में मनी सप्लाई ज्यादा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा देकर लोग सामान खरीदने की कोशिश करेंगे और मूल्य बढ़ेगा, इसी को हम प्राइस राइज या मूल्य वृद्धि कहते हैं। हिंदी में मुद्रास्फीति, स्फीति मतलब बढ़ जाना, तो मुद्रास्फीति का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ मनी, मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाना। तो ज्यादा मुद्रा हो गई है, बाजार में वस्तुएं कम है, तो आपको ध्यान कर रखना है मुद्रास्फीति में बाजार में मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है। तो अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसे नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे, कम करेंगे। तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के समय आपको मनी सप्लाई को क्या करना है, घटाना है, और जो मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई के साथ आपको करना है उसका उल्टा आप दरों में कर दीजिए। कोई भी दर ले लीजिए, सीधा आंसर आपका है मुद्रास्फीति में मुद्रा आपूर्ति क्या है, ज्यादा। तो आप करना क्या चाहेंगे, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या चाहेगी कि मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको क्या किया जाए, कम, यानी आपको मनी सप्लाई को घटाना है, इसका उल्टा क्या होगा, बढ़ाना। तो आप किसी भी दर को बढ़ा दीजिए, मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी। यानी चाहे रेपो हो, चाहे रिवर्स रेपो, चाहे बैंक रेट, चाहे सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, कोई भी दर है उसको अगर आप बढ़ा देंगे तो बाजार में मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। तो यहां पर हमने यही बात करी है कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, और मनी सप्लाई ज्यादा कब होती है, मुद्रा आपूर्ति किसमें, मुद्रास्फीति में, तो आपके पास तरीका क्या है,
पॉलिसी जो दरें हैं उनको एक तरह से आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो पॉलिसी रेट को घटाकर मुद्रास्फीति में मुद्रा की जो अधिकता है उसको कम किया जा सकता है। तो यहां मूल मंत्र क्या हुआ, मूल मंत्र आपके लिए बेसिक फैक्ट यह है कि मुद्रा आपूर्ति अगर ज्यादा है तो उसे कम करने के लिए दरों को बढ़ा दीजिए। आपको जो मुद्रा आपूर्ति के साथ करना है मनी सप्लाई, उसका उल्टा दरों के साथ कर दीजिए। अब यह आपको जरूर पता होना चाहिए कि जब आप इन्फ्लेशन कह रहे हैं, मुद्रास्फीति कह रहे हैं, तो मतलब बाजार में मुद्रा ज्यादा है। मुद्रा ज्यादा है तो आप बैंकर, आरबीआई के रूप में, सेंट्रल बैंक के रूप में आप क्या चाहते हैं, मुद्रा आपूर्ति को कम। मुद्रा आपूर्ति को कम करना है तो दरों को आप क्या करें, बढ़ा दीजिए। सिंपल सा आंसर है। तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भारत में रेपो दर को बढ़ाया गया है, स्थिति क्या है, मुद्रास्फीति की, सीधा आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर और नहीं है। या रिवर्स रेपो दर को बढ़ाया गया है, तो रिवर्स रेपो, रेपो कोई भी दर है अगर वो बढ़ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बाजार के पार्ट पर मुद्रास्फीति है और उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई प्रयास कर रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे देख लीजिए, छोटा समझ के। रेपो रेट है, ये बैंक रेट, ध्यान रखें, ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है। जब आपसे कहा जा रहा है कि रेपो दर बढ़ रही है, अभी हमने डिस्कस किया कि रेपो दर से 0.25 ज्यादा क्या होती है, बैंक दर। तो अगर रेपो बढ़ेगी तो बैंक दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। बैंक दर बढ़ेगी तो रेपो से कम क्या होती है, रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो कम, तो रेपो बढ़ेगी तो रिवर्स रेपो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो तीनों एक तरह से बढ़ रही है, अंतर ये आ रहा है। तो सभी दरें एक तरह से बढ़ जा रही हैं। अब अगर रेपो बढ़ रही है, बैंक दर बढ़ रही है, बाजार में लोन की दर भी बढ़ जाएगी। अगर लोन की दर बढ़ेगी, ब्याज दर ज्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए 6% ब्याज दर है, 8% हो जाए, तो अगर ब्याज दर बढ़ती है बाजार में तो लोन लेने वालों की संख्या घटती है, और अगर ज्यादा लोनिंग नहीं होगी तो बाजार में पैसा नहीं जाएगा। तो दर को बढ़ाकर आप पैसा घटाते हैं, और पैसा घटाने की जरूरत कब है, मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में। कारण इन्फ्लेशन में पैसा क्या है, ज्यादा वस्तुओं की तुलना में। बस आपको यही ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति में पैसा ज्यादा है, उसको कम करना है तो दरों को बढ़ाना है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है मुद्रास्फीति की स्थिति में, और ऑप्शन दे दें, रेपो दर को बढ़ाएंगे, रिवर्स रेपो दर को बढ़ाएंगे, बैंक दर को बढ़ाएंगे, सभी। तो सभी विकल्प हो सकते हैं। तो आपको मूल ध्यान रखना है, जब आप कह रहे हैं मुद्रा आपूर्ति को घटाना है तो दरों को आप एक तरह से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। दूसरे पर आते हैं, यानी इसका जो उल्टा है, उल्टा भी हो सकता है। वर्तमान में तो यही हो रहा है भाई, इस आज के समय में क्या है, अर्थव्यवस्था में तरलता, ज्यादा से ज्यादा मुद्रा आपूर्ति की सरकार बात कर रही है। कारण क्या है, जो उत्पादन है वो बिके नहीं है। जब तक ये बिकेगा नहीं बाजार में, यानी ये गुड का पार्ट है और ये क्या है, मनी, ये वस्तु और सेवाएं, तो बाजार में पैसा ही नहीं है। तो आरबीआई कोशिश क्या कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ब्याज दरों को क्या करे, कम कर दे, जिससे कि जितना सस्ता होगा लोन, ज्यादा लोन लेंगे। तो लोनिंग अगर ज्यादा होगी तो सामान जो नहीं बिके हैं वो बाजार में बिक जाएंगे, जैसे गाड़ियां हैं, फ्लैट है, जो भी इस तरह के सामान है। तो ब्याज दरों को घटाना उद्देश्य है। तो दूसरी स्थिति क्या होती है, उसको हम कहते हैं क्या, डिफ्लेशन, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपस्फीति। देखिए, अपस्फीति या प्राइस रिडक्शन। देखिए, अगर बाजार में सामान ज्यादा है और खरीदार नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप डिस्काउंट देंगे, 10%, 20%, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री। तो ये करके आप सामान को, अपना स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं। आप देखते हैं ना, सेल लगती है तो ब्याज, आप जो मूल्य है वस्तुओं का वो क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अगर मूल्य घटेगा तो व्यापारी को नुकसान होगा, हमारा आप कस्टमर को तो बहुत फायदा है क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है। लेकिन हमें व्यापारी के, तो भारत सरकार या आरबीआई वो व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखती है। सरकार को करना यह कि दाम ज्यादा ना बढ़े जिससे कस्टमर को नुकसान हो, और इतना भी ना घटे कि व्यापारियों को नुकसान हो। ये बैलेंस बनाकर रखना, यही तो एक तरह से मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, जहां पर इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा रहा है। तो लक्ष्य यही है कि दोनों व्यवस्थित रहें। मूल्य बढ़ना चाहिए क्योंकि 100 रुपए का सामान इस साल है, अगले साल भी 100 रुपए का रहेगा, तो व्यापारी को फायदा क्या होगा, क्योंकि एक साल में लागत कुछ ना कुछ बढ़ती है। तो 100 की चीज अगर 104 तक जा रही है, 106 जा रही है, या 103 जा रही है तो ठीक है। लेकिन 6 के ऊपर मुद्रास्फीति हमने भी डिस्कस किया हुआ है, मैक्सिमम कितना है, 6, मिनिमम 2। तो अगर 6% से 2 के बीच में है तो कस्टमर को भी फायदा है और व्यापारी को भी। अगर 6 से ऊपर जाएगा तो व्यापारी को फायदा, हमें और आपको नुकसान। अगर 2 से नीचे जाएगा तो हमें आपको फायदा, व्यापारी को नुकसान। इसीलिए 2 से 6 के बीच में लिमिट, और आदर्श कितना रखा गया है, 4% मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि आप कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां वस्तुओं के मूल्य एक तरह से क्या है कि माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो सामान है वो ज्यादा है लेकिन मुद्रा आपूर्ति उतनी नहीं है, तो उसे अब मुद्रा आपूर्ति नहीं है। मुद्रा आपूर्ति नहीं है इसका मतलब ब्याज दर क्या होगी,
ब्याज दर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है, पैसे की कमी है, मुद्रा की कमी है। पहले में क्या थी, मुद्रा की अधिकता, तो मुद्रा की कमी है, मनी सप्लाई क्या है, कम। अब कम है तो दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। तो अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, उल्टा कर दीजिए, दरों को क्या करेंगे, कम। तो आपको इस समय क्या करना है, आप चाहते हैं क्योंकि पैसा कम है तो आप मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बढ़ाना है तो दरों को क्या करेंगे, कम। बस आपको यही ध्यान रखना है कि डिफ्लेशन या जो अपस्फीति है या मूल्य घट रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी है तो मुद्रा को बढ़ाना है, मुद्रा बढ़ाना है तो दरों को घटाना है। सिंपल सा आंसर है। तो मुद्रास्फीति में पैसा ज्यादा है, उसे कम करना है, दरों को बढ़ाना है। अपस्फीति या डिफ्लेशन या मूल्यों में जो कमी हो रही है तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, पैसा नहीं है, तो पैसा कम है, मुद्रा कम है, तो मुद्रा को बढ़ाना है तो दरों को घटाना है। सिंपल, आपका एक रिवर्स में ध्यान रखिए। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन में पैसा ज्यादा होता है, अपस्फीति या मूल्य जब कम हो रहे हैं तो बाजार में पैसे की कमी है। यहां हमें पैसा घटाना है तो दरों को बढ़ाना है, यहां पैसे को बढ़ाना है तो दरों को कम करना है। ये सिंपल सा एक तरह से आपका हिस्सा बनता है। तो ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा हुआ। और आगे जो हमारा आने वाला क्लास है उसके पार्ट पर हम पेमेंट बैंक, उसके अलावा लघु वित्तीय बैंक या हमारे साथ में जो कोऑपरेटिव बैंक हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और जो कैशलेस ट्रांजैक्शन के नए मीडियम आ गए हैं जैसे यूपीआई है या आईएमपीएस का पार्ट है या यूएसएसडी है, उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक तरह से मौद्रिक नीति या भारत में जो दो प्रमुख नीति हैं, जैसे हम बजट जब करेंगे इसके बाद तो वो क्या होगा, राजकोषीय नीति, यानी हमारी एक तरह से फिजिकल पॉलिसी, और ये मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो दो नीतियां हमारी अर्थव्यवस्था में आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इस नीति के अलग अलग दरों को आप ध्यान रखें, बढ़ाना कब है, घटाना कब है, ये क्रक्स रूप में आपको एक तरह से याद रखना है। तो आज के सेशन को हम यहां पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर हम इसको खत्म करके बजट टैक्सेशन यानी बजट और कराधान है वो शुरू करेंगे, जिसमें हमें 2020-21 का जो बजट है उसको भी एक तरह से डिस्कस करना है। तो होपफुली आपको सेशन हमारे पसंद आ रहे होंगे, जो भी अलग अलग क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट के आपको दिए जा रहे हैं। और अगर आपको हमारा जो गवर्नमेंट एग्जाम का जो चैनल है वो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज उसे आप शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में उसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट पर हम इससे आगे का जो सेशन है यानी हमारे जो मुद्रा बैंकिंग का बचा हुआ भाग है वो करेंगे और साथ में बजट और टैक्सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे।